कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है कि महज सूरज की रोशनी से रोजाना 15,000 लोगों का खाना पकाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, और वो भी बिना किसी प्रदूषण के। बिल्कुल, बिना लकड़ी के, बिना कोयले के। मतलब रसोई के उन धुएं वाले ईंधनों को पूरी तरह हटाकर सिर्फ गर्म रेत और कुछ घुमावदार शीशों का इस्तेमाल हो रहा है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लग सकता है ना? लगता तो है, लेकिन ये कोई भविष्य की बात नहीं है। मतलब ये आज हो रहा है। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हमारे पास दो बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। पहला है सस्टेनेबल सोलर कुकिंग, यानी सौर ऊर्जा से खाना पकाने की भौतिकी पर एक बहुत ही विस्तृत शोध। और दूसरा है ए खटाना द्वारा स्थापित जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क। मतलब ये कोई आम ढांचा नहीं है, ये जटिल विचारों को रटने की बजाय गहराई से समझने का एक तरीका है। और इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखने का कारण भी बहुत स्पष्ट है। देखिए, सौर ऊर्जा का विज्ञान अक्सर बहुत जटिल लगता है। हाँ, उसमें थर्मोडायनामिक्स है, हीट ट्रांसफर है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस लर्न टू लर्न पद्धति को अपनाएं तो हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि सोलर कुकर कैसे काम करता है, बल्कि हम उसके पीछे के असली विज्ञान को एक कहानी की तरह विजुअलाइज कर पाएंगे। मतलब सिर्फ जानकारी रटना नहीं है। हाँ, ये समझने के बारे में है कि चीजें जमीनी स्तर पर काम कैसे करती हैं और वे मानव जीवन को कैसे बदल रही हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस लर्न टू लर्न प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि किसी भी जटिल विषय को समझने के लिए सबसे पहले उसकी वैचारिक स्पष्टता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनानी चाहिए। हाँ, और इसके लिए दृश्यों का सहारा लेना सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अगर हम सौर कुकिंग की भौतिकी के सबसे बुनियादी हिस्से को समझने की कोशिश करें तो एक सवाल तुरंत दिमाग में आता है। कौन सा सवाल? अक्सर कहा जाता है कि सूरज के पास असीमित ऊर्जा है ना? पूरी दुनिया को जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कहीं ज्यादा सूरज हर दिन पृथ्वी पर भेजता है। तो फिर हमें खाना पकाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों या जटिल शीशों और इतनी भारी इंजीनियरिंग की जरूरत ही क्यों है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब क्या एक साधारण सा काला डिब्बा जिसे धूप में रख दिया जाए वो काफी नहीं है? और यहीं पे शोध एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पेश करता है। मतलब सूरज की ऊर्जा की प्रकृति को समझना सबसे जरूरी है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही सटीक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, क्या मुहावरा है? सूरज की ऊर्जा ईंधन से भरपूर है लेकिन शक्ति में कमजोर है, जिसे अंग्रेजी में फ्यूल रिच बट पावर पुअर कहा जाता है। फ्यूल रिच बट पावर पुअर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि सूरज की गर्मी हर जगह मौजूद है, पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बिखरी हुई अवस्था में है। यानी गर्मी हर जगह है लेकिन किसी एक जगह पर इतनी सघन नहीं है कि उससे झटपट पानी उबाला जा सके या कुछ तला जा सके। बिल्कुल सही। जैसे बारिश का पानी हर जगह गिरता है, लेकिन अगर नहाना हो तो उसे एक बाल्टी में इकट्ठा करना पड़ता है। क्या बात है, ये तुलना काफी हद तक सही है। देखिए, जब खाना पकाने की बात आती है, खासकर विकासशील देशों की रसोई में, तो सिर्फ उबालने से काम नहीं चलता। हाँ, रोटियां सेकनी होती हैं, तलना होता है। बिल्कुल, तलने या रोस्ट करने के लिए बहुत उच्च तापमान चाहिए। एक साधारण सोलर बॉक्स कुकर दाल या चावल उबालने के लिए 100 या 120 डिग्री तक तो पहुंच सकता है। लेकिन अगर कुछ डीप फ्राई करना हो तो उस फैली हुई रोशनी से वो शक्ति प्राप्त करना भौतिक रूप से असंभव है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर जानतीय एकाग्रता या ज्योमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन का विज्ञान सामने आता है। शोध में पैराबोलिक या परवलयाकार रिफ्लेक्टर्स का जिक्र है। अच्छा, वो डिश एंटेना जैसे जो दिखते हैं? हाँ बिल्कुल, वैसी ही बनावट होती है कि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र से सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और उसे एक बहुत ही छोटी सी जगह, जिसे फोकल पॉइंट कहते हैं, उस पर केंद्रित कर देते हैं। अरे ये तो बिल्कुल एक विशाल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है। मतलब बचपन में हम सबने वो प्रयोग किया है ना, एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर सिकोड़कर कागज जलाना। हाँ, सिद्धांत बिल्कुल वही है, लेकिन इसका पैमाना बहुत विशाल है। स्रोत बताते हैं कि इस तकनीक से तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बाप रे, 500 डिग्री! हाँ, और शोध में बड़े औद्योगिक डिश का भी उदाहरण दिया गया है, जैसे कि SK14 या शेफलर रिफ्लेक्टर्स।
इन बड़े सिस्टम्स में ये आकर्षण अनुपात सामान्य सौर ऊर्जा का 14,000 गुना तक हो सकता है। 1 मिनट, 14,000 गुना? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के डेथ रे जैसा लग रहा है। सुनने में ऐसा ही लगता है, एक ही बिंदु पर 14,000 गुना रोशनी। लेकिन इतने भयानक तापमान पर तो खाना पकाने वाला बर्तन ही पिघल जाना चाहिए, या मतलब खाना तुरंत जलकर राख हो जाएगा। इसे नियंत्रित कैसे करते हैं? यही तो इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। बर्तन को सीधे उस सबसे गर्म पिन पॉइंट पर नहीं रखा जाता, अच्छा, बल्कि उसे थोड़ा आगे या पीछे रखा जाता है ताकि गर्मी थोड़ी सी फैल जाए और बर्तन के चारों ओर एक समान तापमान बना रहे। ये समझदारी की बात है। और इसके अलावा जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वे खास तौर पर डिजाइन किए गए भारी तले वाले बर्तन होते हैं, जो इस तेज गर्मी को सोखकर पूरे खाने में बराबर बांट सकें। मतलब ये खटाना के फ्रेमवर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे केवल ये रटना की पैराबोलिक डिश काम करती है काफी नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे काम करती है ये समझना असली ज्ञान है। बिल्कुल, सूरज की फैली हुई ऊर्जा को समेटना ही वो कुंजी है जिससे उच्च तापमान हासिल किया जाता है। ये तो हुई दिन की बात। लेकिन अगर हम लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क के अगले हिस्से की ओर बढ़ें तो वो है टेस्ट एंड स्कोर। यानी सीखी हुई बात को परखना। हाँ, इसका मतलब है कि जो ज्ञान हमने कागज पर समझा है उसे वास्तविक दुनिया की कड़ी परिस्थितियों में आजमाना। और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा टेस्ट तो तभी शुरू होता है जब सूरज ढल जाता है। यही सबसे बड़ी चुनौती रही है हमेशा से। दिन में तो हमारे पास वो विशाल मैग्नीफाइंग ग्लास है, तापमान 500 डिग्री है, लेकिन रात में क्या, या जब अचानक बादल छा जाएं तब क्या होगा? ज्यादातर लोग तो अपना मुख्य भोजन शाम को ही पकाते हैं। सही कहा, और अतीत में ज्यादातर सौर कुकिंग परियोजनाएं इसी बिंदु पर आकर विफल हुई हैं। और यहीं पर ये शोध थर्मल एनर्जी स्टोरेज या TES का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने लाता है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज। हाँ, ये मूल रूप से ऊर्जा को इकट्ठा करने के समय और ऊर्जा की खपत करने के समय को एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया है। इसे डीकपलिंग कहा जाता है। स्रोत इसे हासिल करने के लिए 2 तरह की गर्मी की बात करते हैं, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट तो समझना आसान लगता है, जिससे रेत या पत्थर या किसी तेल को गर्म कर दिया जाए, उनका तापमान बढ़ता है, वो एक गर्मी को सोख लेते हैं और बाद में धीरे धीरे ठंडे होते हुए वही गर्मी वापस छोड़ते हैं। बहुत तरीका काम तो करता है, लेकिन वो बहुत अधिक जगह लेता है। लेटेंट हीट यानी छिपी हुई गर्मी का विज्ञान बहुत ही अलग और थोड़ा जादुई है। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए फेस चेंज मटेरियल्स यानी PCMs का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के पैराफिन वैक्स, एरिथ्रिटॉल और नाइट्रेट लवण। हाँ, मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था और ये सच में दिमाग को हिला देने वाला है। मतलब ये लेटेंट या छिपी हुई गर्मी आखिर काम कैसे करती है? स्रोत बताते हैं कि PCM पिघलते हैं लेकिन उनका तापमान नहीं बढ़ता। बिल्कुल, ये तो भौतिकी के सामान्य नियमों के खिलाफ लगता है ना? इसका विज्ञान है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब ये पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलते हैं तो वे बाहर से आ रही भारी मात्रा में गर्मी को सोखते हैं। लेकिन वह गर्मी उनका तापमान बढ़ाने में खर्च नहीं होती, बल्कि वह गर्मी उनके अंदर के आणविक बंधनों को तोड़ने में खर्च होती है, ताकि वे ठोस से तरल बन सके। अरे वाकई! इसलिए एक खास बिंदु पर आकर उनका तापमान बढ़ना रुक जाता है, लेकिन वे ऊर्जा सोखते रहते हैं। वे उस ऊर्जा को अपने रूप बदलने में छिपा लेते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल एक थर्मल बैटरी की तरह काम कर रहा है। ये बहुत ही सटीक उपमा है। एक रासायनिक बैटरी बिजली स्टोर करती है, जबकि ये थर्मल बैटरी सीधे गर्मी को स्टोर करती है। तो दिन के समय सूरज की उस केंद्रित गर्मी से ये थर्मल बैटरी चार्ज हो जाती है। हाँ, वो विशेष नमक या वैक्स पिघल जाता है और सारी गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है, और फिर रात को बिना किसी सूरज की रोशनी के खाना पकाने वाला बर्तन को सीधा इस सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे वो तरल पदार्थ वापस ठोस होता है, वो ठीक उसी तापमान पर वो सारी छिपी हुई गर्मी वापस बाहर निकाल देता है। क्या बात है! शोध बताता है कि इन नाइट्रेट लवणों का उपयोग करके रात में 220 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर गर्मी प्राप्त की जा सकती है। 220 डिग्री! इसका मतलब रात के अंधेरे में भी डीप फ्राई करना पूरी तरह संभव है। हाँ, और साधारण पत्थरों या रेत की तुलना में यह तकनीक बहुत ही छोटी सी जगह में बहुत अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकती है। यह तकनीक मौसम की अनिश्चितता और रात की समस्या दोनों को पूरी तरह से हल कर देती है। तो अब हमने भौतिकी समझ ली, रात की समस्या का समाधान भी देख लिया,
लेकिन किसी भी विचार को वास्तविक दुनिया में सफल होने के लिए केवल तकनीक का होना काफी नहीं है। सही बात है। अगर तकनीक बहुत अच्छी है लेकिन इस्तेमाल करने में असुविधाजनक है तो समाज उसे कभी नहीं अपनाएगा। और यहीं पर कार्यक्षमता और डिजाइन का एक नया ढांचा सामने आता है। मतलब अगर हम आम धारणा की बात करें तो कोई भी यही सोचेगा कि अगर सूरज से खाना बनाना ही है तो छत पर सोलर पैनल लगाओ, बैटरी चार्ज करो और बिजली वाले इंडक्शन स्टोव पर खाना बना लो। ये शीशे, पाइप और पिघले हुए नमक का झंझट क्यों पाला जाए? ये एक बहुत ही आम सवाल है। सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले सिस्टम को फोटोवोल्टिक या पीवी सिस्टम कहते हैं। हाँ, पीवी पैनल्स जो हर जगह दिखते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से खाना पकाने के लिए ये तरीका बहुत ही अक्षम है। मतलब पीवी सिस्टम में ऊर्जा का भारी नुकसान होता है। वो कैसे? पहले सूरज की रोशनी को बिजली में बदला जाता है, फिर उस बिजली को एक रासायनिक बैटरी में स्टोर किया जाता है और फिर उस बिजली को वापस गर्मी में बदला जाता है ताकि खाना पक सके। हर एक कदम पर ऊर्जा खो जाती है। अच्छा, तो अगर हम डायरेक्ट थर्मल सिस्टम यानी सूरज की रोशनी से सीधे गर्मी बनाने वाले सिस्टम की बात करें तो वो कितना कुशल है? शोध के अनुसार डायरेक्ट थर्मल सिस्टम 85% तक कुशल होते हैं। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि इसमें ऊर्जा का रूप नहीं बदला जा रहा है। गर्मी को सिर्फ गर्मी के रूप में ही इकट्ठा और इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रासायनिक बैटरियां बहुत महंगी होती हैं और कुछ ही सालों में उनकी क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल, लिथियम आयन बैटरियां तो खराब हो ही जाती हैं। जबकि थर्मल स्टोरेज सामग्री जैसे कि रेत, पत्थर या पिघलने वाले लवण बहुत सस्ते होते हैं। वे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इनकी उम्र आसानी से 10 से 15 साल तक होती है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? डायरेक्ट थर्मल सिस्टम का मतलब है कि सूरज की रोशनी जहां केंद्रित हो रही है, भयंकर गर्मी वहीं है। तो क्या इंसान को चिलचिलाती धूप में बाहर खड़े होकर खाना पकाना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। धूप में पसीना बहाते हुए रोटियां नहीं सेकना चाहता। और इसी समस्या का समाधान इस शोध का सबसे शानदार इंजीनियरिंग हिस्सा है। इसे इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफर लूप कहते हैं। इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफर लूप, ये क्या होता है? ये सिस्टम बाहर की गर्मी को सुरक्षित तरीके से अंदर ले आता है। बाहर एक विशाल डिश सूरज की रोशनी को पकड़ रही है। उस फोकल पॉइंट पर एक तरल पदार्थ जैसे कि खास तरह का थर्मल तेल या वही पिघला हुआ नमक बेहद गर्म हो जाता है। फिर वो खौलता हुआ तरल एक पूरी तरह से इंसुलेटेड पाइप के जरिए रसोई के अंदर लाया जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मतलब 200 या 300 डिग्री का खौलता हुआ तेल दीवारों के अंदर से पाइपों के जरिए आ रहा है। हाँ, सुनने में डर लगता है। क्या ये सुरक्षित है? और बिना गर्मी खोए ये अंदर कैसे पहुंचता है? इसके लिए अत्यधिक उन्नत इंसुलेशन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पाइप के बाहर बिल्कुल भी गर्मी ना निकले। अच्छा। और रसोई के अंदर वह तरल सीधे बर्तन को नहीं छूता, बल्कि वह एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से कुकटॉप की सतह को गर्म करता है और फिर अपनी गर्मी देकर वापस बाहर डिश की तरफ चला जाता है ताकि फिर से गर्म हो सके। यह पूरा एक बंद चक्र है। तो इसका मतलब ये एक इंडोर ब्रिज की तरह है। बिल्कुल। जैसे ठंडे देशों में घरों को गर्म रखने के लिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है ना। भट्टी घर के बेसमेंट या बाहर होती है, लेकिन गर्मी पाइपों से होते हुए कमरों तक आती है। यहाँ भट्टी आसमान में है और डिश के पास है, लेकिन गर्मी सीधे रसोई के कुकटॉप तक आ रही है। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है और इसका सबसे बड़ा और सफल वास्तविक उदाहरण तिरुमाला में देखने को मिलता है। अच्छा, तिरुमाला में? हाँ, वहाँ इसी इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफर तकनीक का उपयोग करके एक इंडोर सुविधा के भीतर रोजाना 15,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। वाकई 15,000 लोग। छत पर और बाहर विशालकाय डिश लगे हैं, लेकिन रसोइयां अंदर एक आरामदायक छांव वाली रसोई में काम कर रहे हैं। मतलब तकनीक ने इंसान की सुविधा के हिसाब से खुद को ढाल लिया, ना कि इंसान को तकनीक के हिसाब से ढलना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और यहीं पर हम खताना के लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर आते हैं। जो कि समाज पर प्रभाव के बारे में है। बिल्कुल। ज्ञान का असली अर्थ केवल मशीन या तकनीक को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वो ज्ञान मानव विकास और समाज को कैसे प्रभावित करता है। हमारे स्रोत क्लीन कुकिंग पॉलिसी और एनर्जी लैडर यानी ऊर्जा के स्तर की सीढ़ी की बात करते हैं। हाँ, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है।
ये जानना बहुत ही चिंताजनक था कि आज भी दुनिया में 2.6 अरब लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयले या बायोमास जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भर हैं। जब कोई समाज इस एनर्जी लैडर या ऊर्जा की सीढ़ी पर सबसे नीचे होता है, यानी बायोमास पर निर्भर होता है, तो उसका स्वास्थ्य पर बहुत भयानक असर पड़ता है। बिल्कुल, घर के अंदर का धुआं बहुत खतरनाक होता है। घर के अंदर का वायु प्रदूषण इतना अधिक होता है कि वो महिलाओं और बच्चों में श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है। शोध के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि लकड़ी या कोयले से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने पर घर के अंदर का वायु प्रदूषण 70% तक कम हो जाता है। 70%? वाकई, यह आंकड़ा महज पर्यावरण को बचाने के बारे में नहीं है, ये सीधे तौर पर लाखों लोगों की जान बचाने के बारे में है। सही कहा आपने। और इसके सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरे हैं। कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों का दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ जंगल से ईंधन इकट्ठा करने में ही चला जाता है। हाँ, लकड़ियां बीनने में घंटों लग जाते हैं। भारत और बोलिविया जैसी जगहों पर जब सरकारी पहलों के माध्यम से घरों में इस तरह की स्वच्छ कुकिंग तकनीकें पहुंचाई गईं, तो वो सारा समय बच गया। बिल्कुल, और वो बचा हुआ समय अब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के लिए आर्थिक गतिविधियों या बस उनके स्वास्थ्य और आराम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो सच में जीवन बदलने वाला बदलाव है। हाँ, ये ऊर्जा की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना है, मतलब अंधेरे, धुएं और रोजमर्रा के संघर्ष से निकलकर एक स्वच्छ और आधुनिक जीवन की ओर कदम बढ़ाना। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। शोध में एक और दिलचस्प बात सामने आई, वो थी हाइब्रिड मॉडल की जरूरत। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल? हाँ, हिमालय में 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक लंगर या सामुदायिक रसोई का उदाहरण दिया गया है। वहां दिन के समय विशाल सौर डिश का उपयोग होता है, लेकिन शाम को या खराब मौसम में वे बायोगैस का उपयोग करते हैं। ये बहुत व्यवहारिक है। तो क्या किसी भी बड़ी समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से सिर्फ एक ही तकनीक पर निर्भर होना अक्लमंदी नहीं है? मतलब क्या 100% सौर ऊर्जा पर निर्भरता विफलता का कारण बन सकती है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो किसी एक ही स्रोत पर पूर्ण निर्भरता अक्सर एक कमजोरी बन जाती है। कोई भी नई तकनीक समाज में तभी अपनाई जाती है जब उपयोगकर्ता के पास उस पर पूरा नियंत्रण हो और वो सुविधाजनक हो। जैसे गैस स्टोव का नॉब होता है, जिसे जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर लगातार एक हफ्ते तक बारिश हो जाए या घने बादल छाए रहें, तो सबसे अच्छी थर्मल बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाएगी। हाँ, तब तो पिघला हुआ नमक भी काम नहीं आएगा। यही बात है। ऐसे में अगर कोई बैकअप सिस्टम नहीं है, तो लोग निराश होकर वापस लकड़ी या कोयले की तरफ लौट जाएंगे। जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए एक हाइब्रिड मॉडल, जहां सौर ऊर्जा मुख्य स्रोत है जिससे ज्यादातर काम होता है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक हीटर, बायोगैस या किसी अन्य स्वच्छ ईंधन का बैकअप जुड़ा हुआ है, यही एक टिकाऊ भविष्य का सबसे व्यवहारिक रास्ता है। मतलब लक्ष्य 100% सूरज पर निर्भर होना नहीं है। नहीं, असली लक्ष्य प्रदूषण को कम करना और लोगों के जीवन को आसान बनाना है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक हटाना के लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क का पालन करते हुए एक बहुत ही जटिल विषय को परत दर परत खोला और बहुत कुछ नया सीखा। हमने केवल ये नहीं रटा कि सोलर कुकर क्या होता है, हमने सबसे पहले उसकी भौतिकी को विजुअलाइज किया, वो ज्यामिति और विशाल मैग्नीफाइंग ग्लास जो सूरज के बिखरी हुई ऊर्जा को 500 डिग्री की ताकत में बदल देता है। और उसके बाद हमने उस ज्ञान का परीक्षण किया और रात की समस्या का सामना किया, लेटेंट हीट यानी छिपी हुई गर्मी, और थर्मल बैटरी के उस जादुई विज्ञान को समझा जो बिना तापमान बढ़ाए ऊर्जा को सोख लेता है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे इंजीनियरिंग ने इंडोर ब्रिज बनाया ताकि इंसानों को धूप में खड़ा ना होना पड़े। हाँ, तिरुमला का उदाहरण। और अंत में हमने ऊर्जा की सीढ़ी और हाइब्रिड मॉडल के जरिए ये समझा कि ये तकनीक कैसे धुएं से आजादी दिलाकर लाखों लोगों का जीवन बदल सकती है। ये पूरी चर्चा इस बात का एक बहुत बड़ा सबक है कि दुनिया को बदलने वाले समाधान हमेशा जटिल सिलिकॉन चिप्स या भारी भरकम सॉफ्टवेयर नहीं होते। सही कहा। कभी-कभी वे समाधान शीशे की सही ज्यामिति, पिघलते हुए लवणों की भौतिकी और साधारण गर्म रेत जितने सरल, जमीनी और प्राकृतिक हो सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा,
जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। अच्छा, वो क्या है? हमने बात की कि कैसे ये फेस चेंज मटेरियल्स और थर्मल बैटरियां इतनी ज्यादा गर्मी को अपने अंदर कैद कर सकती हैं कि उनसे रात में भी 15,000 लोगों का खाना पकाया जा सकता है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर ये तकनीक विशाल औद्योगिक रसोइयों में इतना कमाल कर सकती है, तो क्या भविष्य में हम इस तकनीक का उपयोग अपने स्मार्ट घरों के ढांचे में कर सकते हैं? अरे, ये तो बहुत ही बड़े पैमाने पर सोचने वाली बात है। कल्पना करना दिलचस्प है कि भविष्य के घरों की दीवारों के अंदर ही इन थर्मल बैटरियों या पीसीएम को लगा दिया जाए। बिजली पर चलने वाले महंगे और ऊर्जा सोखने वाले हीटरों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। यानी दिन की धूप से घर की दीवारें चार्ज हो जाएं। हाँ, दिन की धूप दीवारों के अंदर छिपे उन लवणों को पिघला दे और रात की कड़ाके की ठंड में बिना एक भी यूनिट बिजली खर्च किए वे दीवारें धीरे धीरे वो छिपी हुई गर्मी वापस छोड़ें और पूरे घर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखें। वाकई, ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। सूरज की उस असीमित ऊर्जा को सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे रहने के पूरे तरीके को बदलने के लिए इस्तेमाल करना। यह निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति का अगला कदम हो सकता है। तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान को केवल इकट्ठा ना करें, बल्कि उसे गहराई से समझें और सोचें कि वो भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचक विषय के साथ।